वकार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वकार हसन साहब, अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया, अब आप सूरत हाल कैसी देख रहे हैं और क्या ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा? आई थिंक एक तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये वॉर जो है इतनी ज्यादा एक्सपैंड कर रही है। मैं तो कहूँगा मिनी वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गई है, बल्कि हम पहले से कहते हैं जब से आई थिंक पाकिस्तान पे हमला हुआ था उसके बाद इसराइल ने किया। इसके आई थिंक 2-3 वजूहत है। एक तो इसराइल को मिलिटरली बहुत ज्यादा सेटबैक मिला है पिछले एक हफ्ते में। जो उनकी असेसमेंट थी कि इसराइल टेक ऑन करेगा उसके बाद जो है इनको स्मैश कर देगा, वो नहीं हुआ। ईरान ने इतना जबरदस्त जवाबी हमला किया कि इसराइल की जो मिलिट्री क्रेडिबिलिटी है तकरीबन खत्म हो चुकी थी। और एक तो उसको उसकी प्रेस्टीज को रिस्टोर करने की एक एफर्ट की गई है, और दूसरा जो है पुराना एक प्लान रहा है। देखें खत्ते में अगर आप काउंट करें पिछले कितने अरसे से जो है ये बेसिकली इराक को लेने, उसके बाद आप लीबिया चले जाएं, सीरिया है, उसके बाद अफगानिस्तान है, तो एक इंस्टेबिलिटी परमानेंट इंस्टेबिलिटी की एफर्ट है। और इसके अंदर डेफिनेटली नियोकॉन्स हैं और ज़ायनिस्टी जो है अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं ताकि खत्ते में लोगों को दबाया जाए और एक्सप्लॉइट किया जाए। लेकिन आई थिंक इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा ड्रास्टिक होंगे, बिकॉज एक तो ईरान पे जब इसराइल ने हमला किया था एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना मैसिव रिस्पॉन्स आएगा, तो वो उन्होंने डेंट कर दिया। और इसराइल बेसिकली मैं तो अमेरिका की सेकंड स्टेट ही कहता हूँ जिस तरीके से उन लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। जब उनका सबसे बड़ा एलाई यहाँ पे मार खा रहा था तो उसमें फिर अमेरिका ने डायरेक्ट एंट्री की है। डिस्पाइट ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स को हिट की है, जिसमें नतांज है, इस्फहान है, ऊपर सबसे क्रिटिकल जो फरदोक की साइट है, बिकॉज वहाँ पे वाकई ईरान के एसेट्स हैं। लेकिन ईरान ने भी जो आई थिंक इंफॉर्मेशन है कि शायद निकाले भी हैं कुछ एसेट्स, लेकिन इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन दी आई थिंक लीडरशिप और ईरान की आवाम पे। और जो मैसेज ट्रम्प साहब ने दिया है वो भी आपने देखा बड़ा धमकियां मेज है। इसके बाद आप नेगोशिएशन करें वरना मजीद हम लोग ये तैयार है। अभी ईरान का मुझे लगता है कि बहुत मैटर ऑफ सर्वाइवल ऑफ द रीजन और द नेशन, जिस तरीके से उन्होंने इसराइल को लड़ा, देयर इज गोइंग टू बी अ रिस्पॉन्स। और जो अगर इमाम खमेनी की आप पिछली आई थिंक कुछ दिन पहले आई थी स्टेटमेंट कि बड़ा पेनफुल होगा और बड़ा स्ट्रांग होगा, तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट कन्वर्ट होगा इनटू मिलिट्री रिस्पॉन्स। उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत ज्यादा आई थिंक इम्पैक्ट आए उसका, इस तरह रेड सी है, आप कहने बाबुल मंदब है, सुएज कनाल ऊपर मेडिटेरेनियन में, अमेरिका के बहुत ज्यादा वहाँ पे एसेट्स हैं मैरीटाइम, तो वहाँ स्ट्राइक हो सकती है। फिर ये वॉर एक्सपेंड कर सकती है इराक में, बिकॉज वहाँ पे कहता है हिज़्बुल्लाह जो है शायद एक्शन में आए और अमेरिकन बेसिस वहाँ पे है। फिर ये लड़ाई जो है लेबनान में भी फैलेगी और यमन में भी जाएगी। खुदा ना खास्ता अगर मिसकैलकुलेशन होती शायद गल्फ के ममालिक इसकी लपेट में आ जाए, और फिर ये है कि इसमें रशिया चाइना की एंट्री भी हो सकती है। इन ऑल टोल्ड आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूज सेटबैक टू पीस एफर्ट। इतनी एफर्ट की रीजन में अभी कल ही कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इस्तांबुल में यहाँ पे प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने भी वार्न भी किया था और रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करने का कहा था। लेकिन समहाउ ट्रम्प वाज पुश्ड, डिस्पाइट कि उन्होंने पहले 2 हफ्ते का टाइम लिया, लेकिन उसको नियोकॉन्स ने और ज़ायनिस्टी ने इतना पुश किया कि शायद उसको ये एक्शन लेना पड़ा। लेकिन मेरे ख्याल में अभी अगले 48 आवर्स में तो रिस्पॉन्स नजर आना शुरू होगा। और ये दुआ करें कि ज्यादा आग ना फैले, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी वी आर मूविंग टू अ वेरी वेरी टफ सिचुएशन। अच्छा, एक और चीज़ ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे जो देखते हैं कि अहदाफ हैं आसान ईरान के लिए अमेरिका के खिलाफ, वो वहाँ के 19 अड्डे हैं जो इर्द गिर्द के इस्लामी ममालिक में मौजूद हैं अमेरिका के। और हमने देखा है रिसेंटली यूक्रेन से उन्होंने अपना दिफाई निज़ाम भी जो है यहाँ पर मुंतकिल किया अमेरिका ने। तो आसान होगा ईरान के लिए उन अहदाफ को निशाना बनाना, अगर बनाता है तो? जी मेरे ख्याल में हाँ, ईरान अगर सेंसिबल हो तो एक तो जो लैंड बेस्ड अगर तो वहां से अटैक नहीं है वो अवॉइड करें, बिकॉज गल्फ स्टेट्स अगर टारगेट होती हैं तो साउथ वो गल्फ स्टेट वॉर में आ जाएंगी। इनके मैरीटाइम एसेट्स में ऑलरेडी ईरान ने काफी काम किया हुआ है। देखें ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, टाइम वी थिंक के शायद कोई पुश ओवर है, पाकिस्तान से डबल इसका एरिया है, फिर इसका माउंटेनस है तकरीबन 70%। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ही जो बेसिकली 2 बड़ी रेंजेस हैं, बेसिकली एल्बर्ट माउंटेन्स हैं और ज़बरदस्त माउंटेन्स हैं, जहाँ से बड़ा आसानी से ये शट डाउन कर सकते हैं तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, जो बहुत बड़ा लॉस होगा पूरी दुनिया के लिए, शिपिंग इम्पैक्ट हो सकती है। और एक ही है दूसरा जो है जो मैरीटाइम एसेट्स हैं सावजर है अमेरिका के, इसमें 3 बड़े बहरी बेड़े आए हुए हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स हैं, मेरे ख्याल एक मेडिटेरेनियन में, एक रेड सी में और एक इधर है नॉर्थ अरेबियन सी। तो ये भी देखें ईरान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है,
جو ڈسپلے کیا ہے اور ایئر کرافٹ کے آگے بڑے ولنریبل ہیں گروپ جو ہے، تو وہاں پہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پھر ان کے ٹینٹیکلز ہیں یمن میں جو باب المندب کو شٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں بٹوین صومالیہ اینڈ جو گلف آف ایڈن جو پھیلاتی ہے، اور سوئز کینال تک اس کا امپیکٹ آئے گا. اس طرح میڈیٹرینین میں اٹیک ہو سکتے ہیں. ابھی تک ایران کی نیوی سامنے نہیں ہوتی، 19 سب مرینز ہیں اور آئی ایم شیور وہ وار ٹائم ڈپلائمنٹس میں ہیں آلریڈی، اور دے ول بی لوکنگ فار ٹارگیٹ. پھر ان کی فرائنگ اسکواڈز ہیں، ان کی کافی بڑی فوج ہے، 6.5 لاکھ سے 1.5 لاکھ سے زیادہ جو ہے IRGC کی فورس ہے. اور اگر آپ دیکھیں جو ان کے ٹینٹیکلز ہیں بیسیکلی عراق میں، لیبنان میں اور یمن میں اور کسی حد تک سیریا میں وہ ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں. آئی تھنک حوثیز کی طرف سے آلریڈی اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ شاید وہ اس میں جمپ کریں گے. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں اگر ایران یہ سٹیپ اٹھاتا ہے اور امریکی ایسٹس کو نشانہ بناتا ہے تو ظاہر ہے امریکہ سے جنگ کا اعلان کرے گا ایران. تو آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک ایران میں کیپیسٹی ہے کہ امریکہ سے جنگ لڑ سکے، وہ اس کا مقابلہ کر سکے؟ جی یہ بڑی کیچ 20 پوزیشن ہے. دیکھیں اگر وہ نہیں کرتے، چلیے اس کو لے لیتے ہیں کہ دے کاؤ ڈاؤن اور ٹرمپ سے سرنڈر مانگا تو دے سرنڈر. تو آپ کو سوچیں کہ ایک رجیم جو لڑ رہی ہے پچھلے 30 سال سے، جنہوں نے اسرائیل کے دانت کٹے کیے ہیں، تو اس سے بیسیکلی سبمٹ تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ آگے اٹیکس کنٹینیو کریں. اور رجیم چینج کا ایک پرانا فارمولہ چل رہا ہے، اس میں بڑی ایفرٹ ہے ایران کے اندر سے. ہم دیکھیں کافی بیچ میں جو شامل کیے گئے ایجنٹس جو تھے موساد کے، اور اس میں بھارت کے بھی ایجنٹ شامل تھے. وہ تو پھر اس میں دیکھیں نا، رجیم کا اگر اوور آل ملٹری اسٹرینتھ دیکھیں ود ان ایران سے، اگر بسیج فورس ہے ان کی ٹیرر سیکورٹی کی تو دیکھیے وہ میرے خیال 20 سے 30 لاکھ ہے. تو کیا پھر سول وار شروع ہو جائے گی ایران میں جب رجیم چینج ہوگا؟ اور اس میں پھر فرنجز پہ ڈفرنٹ قومیتیں بیٹھی ہوئی ہیں. درمیان میں 70% فارسی دان ہے، پھر بلوچ ہیں، اس کے بعد عربز ہیں، اس کے اندر ٹرکس ہیں، پھر کردز ہیں، پھر آذربائیجانی ہیں. تو یہ ایک ڈیموگرافک ایشو بھی ہوگا. میرے خیال میں جو ہے اس کے لیے ایرانی گورنمنٹ کے لیے رسپانس جو ہے وہ ایک کمپلشن ہے، ڈسپائٹ کے سارے پیس کی بات کریں. دیکھیں اگر یہ فارمولہ چلتا رہے کہ جس طرح بھارت بھی تو یہی چاہتا تھا، ہمارے ساتھ کسی 3 جگہ اٹیک کر دیے، 4 جگہ بس آپ چپ کر دیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. جو آئی تھنک قومیں ہیں گارڈ دیئر ساورینٹی، دے ول فائٹ اٹ آؤٹ ٹل لاسٹ. اور پھر اتنی بڑی فوج رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں، اتنی بڑی گزارش پار تھا. اور خدا نخواستہ اس میں پھر ایران کے جس طرح آئی تھنک پریزیڈنٹ طیب اردگان نے مینشن بھی کیا کل کہ یہ بیسیکلی سائکس پیکاٹ ایک ایکٹ ہوا تھا آٹومن امپائر جب اس سے بقرر کیا گیا تھا 1916 میں، کہ اس طرف چیزیں نہ چلی جائیں. وی ڈونٹ وانٹ سائکس پیکاٹ ایکٹ جو ہے جو فیکٹ ہے. تو ایران کے اگر اس سے بقرر کرنے تو اس طرح ہونے نہیں دیں گے لوگ. پھر آئی تھنک اس میں لائکلی یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں چائنا اور رشیا کی انٹری ہوگی کسی نہ کسی فارم میں، بیکاز یہ ان کا ساؤتھ ویسٹرن فلینک ہے. اگر یہ رول اپ ہوتا ہے تو بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا رشیا کے لیے جو آلریڈی بالکل ان کے بیانات بھی سامنے آئے تھے. بریگیڈیئر وقار صاحب ساتھ ہی رہے گا.